हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज बाइकी रस्तोगी। ठीक है, होली की छुट्टियों के बाद में हम लोग वापस आ गए हैं। ठीक है, आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो आज से फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अभी इस वीक में जो आपके टू डेज हैं उसमें मैं ही अवेलेबल हूँ यहाँ पर लखनऊ में। तो आपकी क्लासेस मैं ही कंटिन्यू करूँगा और नेक्स्ट वीक से आपको फिर से आपका जो डिटेल्ड आपका जो शेड्यूल है वो आपको संडे तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, एक आपकी प्रॉब्लम भी थी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ लेक्चर्स अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसे भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सपोर्ट रिएक्शन सही नहीं निकलता है तो आपकी एसएफडी बीएमडी में की गई पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। फिर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो सपोर्ट रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। मैंने आपको कैंटिलीवर तक का केस करा दिया था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैंटिलीवर का केस कराया है। ओवरहैंगिंग बीम्स के बहुत सारे केसेस कराए हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम के भी बहुत सारे केसेस हम लोगों ने कर लिए हैं। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एक क्वेश्चन जो है 15 या 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछा ही जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पूछे जाते हैं। प्लस ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके जो आउटकम्स है, जैसे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है या लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इसका हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज भी करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, और मेरे जो नोट्स अवेलेबल है, जो कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, उनको भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी और पढ़ाई हो जाए फिर आपको माइक्रो नोट्स का एक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि किस तरह से हम लोग माइक्रो नोट्स बनवाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग्स में हम लोग 3 तरह के नोट्स पर ध्यान देते हैं। पहला एक डिटेल्ड नोट्स, जो क्लासरूम नोट्स होते हैं, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप लिखते जाते हैं, वो हमारा डिटेल्ड नोट्स होता है। शॉर्ट नोट जैसे कि मैंने अभी आपको भेजा हुआ है, जो हमारा कंप्लीट नोट्स है सोम का, जो पीडीएफ फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो शॉर्ट नोट्स टाइप के होते हैं। और तीसरा होता है माइक्रो नोट्स। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए तीनों ही नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है आपको। स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये टॉपिक का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में शियर फोर्स डायग्राम को एस एफ डी कहा जाता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बी एम डी कहा जाता है। तो बेसिकली जब भी मैं आपसे इस टॉपिक के लिए इंटरेक्ट करूंगा, मैं एस एफ डी बी एम डी बोलूंगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, हम लोग बनाएंगे आगे चलकर। लेकिन ये जो वर्ड्स आ रहे हैं कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स के बारे में समझेंगे ताकि हमें आगे इनके डायग्राम्स बनाने बहुत ही आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं शियर फोर्स की, कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स को हिंदी में कहते हैं कर्तन बल। कर्तन कर्तन बल, कर्तन बल। अब देखिए कर्तन बल क्या होता है। कर्तन का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ है कर्तन का, वो है काटना। अब काटना, अब आप सोचिए जो बीम होती है, बीम आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है बीम की, कि बीम किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा होता है। अब आप कहेंगे सर कंप्रेसिव लोड अगर लगा हुआ है
तो ये बीम को काट कैसे सकता है, मतलब इसके काटने का क्या तरीका है, बीम कट कैसे जाएगी। ठीक है, चलो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये शियर फोर्स क्या होता है। ठीक है, शियर फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स को टेंजेंशियली अप्लाई करते हैं, मतलब स्पर्शीय अप्लाई करते हैं, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स या फिर शियर फोर्स। अभी बीम के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक जनरल वे में, एक सामान्य रूप से, कि टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स किसे कहते हैं। तो सपोज करिए कि ये मेरे हाथ में इस बोर्ड का मार्कर है, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं फोर्स ऐसे लगा सकता हूं इसके ऊपर, अगर मैंने फोर्स इस तरह से लगाया तो ये फोर्स जो है वो इसके कैसे है, इस सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो हम कहेंगे कि दिस इज द नॉर्मल फोर्स, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर मैं फोर्स इस तरह से लगाऊं, कुछ और ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे ये कैल्सी है, ठीक है, ये आप देखिए, ये आपने इस तरीके से कैल्सी को मैंने लिया हुआ है। अगर मैं इसकी सतह पर, ये जो सतह है, इस सतह पर इस तरह से फोर्स लगाऊं, इस तरह से, जैसे मैं इसके ऊपर रबिंग कर रहा हूं, मतलब इसे घिस रहा हूं, सपोज करिए इस तरह से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, तो ये जो फोर्स होगा वो इस सरफेस पर कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, स्पर्शीय होगा। टेंजेंशियल को हिंदी में कहते हैं स्पर्शीय। तो हम इस बल को कहते हैं स्पर्शीय बल। कैसा बल कहते हैं, स्पर्शीय बल कहते हैं। और स्पर्शीय बल के द्वारा क्या होता है, स्पर्शीय बल के द्वारा क्या होता है, स्पर्शीय बल के द्वारा हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। देखिए जैसे ये आपने एक, मैंने यहां पर एक बॉडी लिया और मैंने इसका जो बेस था उसको मैंने यहां पर फिक्स कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में ये जो सरफेस है इस पर मैंने फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया मैंने एफ। ये जो फोर्स पे लगा रहा हूं, ये फोर्स कैसा लगा रहा हूं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो ये जो पॉइंट है ये अगर डिफॉर्म होता है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हम लोग मैकेनिक्स किसका पढ़ रहे हैं, सबसे पहली क्लास में हमने आपसे बात की थी कि हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज का मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स जो है वो डिफॉर्मेबल बॉडीज का मैकेनिक्स है। ठीक है, तो अगर हम इसको मूव करवा दें, यहां पे करवा दें, और इसको मूव करवा दें, यहां पे करवा दें, तो अब आप देखिएगा इसका जो शेप होगा वो चेंज हो गया। अब आप देखिए शेप बदल गया, मतलब इसकी आकृति बदली है, इसका आकार नहीं बदला, साइज नहीं बदला है, साइज वही है, बस क्या बदल गया है, इसकी आकृति बदल गई है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता होती है वह बल कहलाता है कर्तन बल या फिर शियर फोर्स। मुझे लग रहा है कि शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कभी आपने बचपन में जो है कोड़ा बनाया हो, कोड़ा जानते हैं आप, कोड़ा? हो सकता है कि मॉडर्न बच्चे हैं, आप लोगों ने ना बनाया हो कोड़ा। तो पहले टॉवल वगैरह होती थी या बड़ी बेडशीट होती थी, तो उसको क्या है कि दोनों तरफ से, दो सिबलिंग है, भाई बहन है, तो वो क्या करते थे, उसको घुमा के एक अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता था। अगर राइट हैंड साइड वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो उसका जो सरफेस होता था वो डिफॉर्म हो जाता था, जो सरफेस होता था वो डिफॉर्म हो जाता था, उसमें ट्विस्टिंग हो जाती थी, और इसी को हम लोग कोड़ा कहते थे। अच्छा चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं। कभी मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, आपने बेडशीट धुल डाला, ठीक है, और अगर आप बेडशीट या बड़ी टॉवल धुल देते हैं तो एक हाथ से उसको निचोड़ना जो है वो आसान नहीं होता है, तो आप नल वगैरह पर उसको फंसा के और फिर उसको निचोड़ते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके से आप जो है उसके ऊपर जो बल लगाते हैं, देखिए बल ऐसे लगाते हैं, ऐसे, इस तरह का, ये बल है टेंजेंशियल फोर्स, है ना, और उसके कारण उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है कि बेडशीट बढ़ गई, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे जैसे आपने लिया तो वो वैसे नहीं होगी, उसमें सरफेस डिफॉर्मेशन हो जाएगा।
मतलब जो उसकी आउटर मोस्ट सरफेस है वो ट्विस्ट कर जाएगी। कैसी हो जाएगी? ट्विस्ट कर जाएगी, उसमें मरोड़ उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो बल है शियर फोर्स, ये हमेशा आकृति में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शियर फोर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ये तो मैंने बात की कि शियर फोर्स जनरल टर्म में क्या होता है। अब बीम्स के लिए शियर फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो देखिए एक बीम जो है वो इस तरह का कोई आकार है। ये मैंने एक बीम ले ली और सपोज करिए कि इसके ऊपर कई सारे बल लग रहे हैं। एक मैंने यहां पर फोर्स लगा रखा है, एक फोर्स मैंने यहां पर लगा रखा है, और एक फोर्स मैंने यहां पर लगा रखा है। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तीनों ही फोर्सेस कैसे हैं? कंप्रेसिव हैं। और यहां पर दो सपोर्ट दे देते हैं, इस बीम को बना देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो ये बीम आपकी हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट एक जहां पर ये आ रहा है, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, बीम की अपनी कुछ लेंथ होगी। अब यहां पर बीम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आपको बीम की देखिए ये जितने भी लोड्स लग रहे हैं ये सारे के सारे बीम की सरफेस पर कैसे हैं? बीम की सरफेस पे कैसे हैं? कंप्रेसिव लोड है। कंप्रेसिव लोड है मतलब दबा रहे हैं। और बीम इनको क्या किया है? सपोर्ट किया है। ये बीम है और ये इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं जो इसकी सरफेस को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव लोड्स हैं। तो यहां पर तो कुछ दिख नहीं रहा है इस तरीके का कि फोर्स जो है वो टेंजेंशियली अप्लाई हो। ठीक है, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि जो इस वर्ड का मतलब है कर्तन, कर्तन का मतलब है काटना। तो बीम को किस तरीके से ये बल मिलके काटेंगे, या बीम का फेल्योर किस तरीके से हो सकता है? तो पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में डिफिनीशन की बात करेंगे। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर कुछ बोर्ड जो है वो हैंग कर रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये बीम है और इस बीम का जो फेल्योर है, इस बीम का जो फेल्योर है वो किस तरह से पॉसिबल है इन बलों के उसमें। तो सपोज करिए कि हमने यहां पर एक यहां पर एक इस तरीके से कट का निशान लगा लिया कि बीम यहां से फेल कर जाएगी। भाई कहीं ना कहीं से तो फेल करेगी। बीम जो है वो यहां से लेकर यहां तक किसी ना किसी एक पॉइंट पर क्या कर जाएगी? फेल करेगी। तो उसी को बीम का फेल्योर कहा जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहां से यहां तक बीम का एक वो बना लें पोर्शन, और एक पोर्शन यहां से यहां तक बना लें, ये दो पोर्शन यहां से यहां तक हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये कोई पोर्शन ले लेते हैं एक्स एक्स। तो ये हमने एक्स ले लिया, ये भी एक्स ले लिया, एक्स एक्स पोर्शन हो गया। सपोज करिए कि बीम यहां से फेल कर जाती है। अच्छा, अगर बीम यहां से फेल करेगी तो फेल कैसे? फेल करने के लिए तरीका क्या होगा? जो तरीका मैंने बनाया हुआ है यहां पर बोर्ड पर, तो बीम कैसे फेल करेगी? किसी चीज को तोड़ने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए, जैसे सपोज करिए कि ये बीम है और जैसा फिगर बना हुआ है उस तरीके से तोड़ने के लिए हमें इस पोर्शन पर जितना बल ऊपर या नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा उतना ही फोर्स इस दूसरे वाले पोर्शन पर इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा।
सपोज कीजिए कि इस पोर्शन पर हमने बल लगाया है नीचे की तरफ, आपके हाथ में कोई पेंसिल पेन वगैरह हो तो आप इसको करके देखिए वहां पर, ठीक है। आप ऐसे पेन को पकड़ेंगे बीचों बीच से या कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से पकड़ लीजिए, तो ये बीम है जहां से आप फेल करना चाहते हैं, तो एक फिंगर से आप नीचे की तरफ अगर बल लगाएंगे तो दूसरी तरफ थंब से आप उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाएंगे, तभी ये बीम क्या करेगी, ब्रेक करेगी। ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, ऐसे ब्रेक नहीं करती है। देखिए रियल जो फेल्योर्स होते हैं उन्हें तो हम एनालाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस तो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ठीक है। तो यहां पर जो भी चीज कर रहे हैं वो सब कुछ आइडियली कर रहे हैं। अब जितना बल आप इस पोर्शन पर नीचे की तरफ लगाएंगे उतना ही बल इस पोर्शन पर आप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहां पर सतह देखिए, यहां पर बीम की सतह देखिए, यहां पर बीम की सतह देखिए, ये है सतह, ये 3 डायमेंशनल बीम है, ठीक है। और यहां पर देखिए ये इस तरीके से ये बीम की सतह है। तो जितना बल आप इस जगह पर लगाएंगे उतना ही बल आपको इस जगह पर लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर जो बल आप लगाएंगे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो इस फेस पर जो फोर्स लगाएंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। और ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तभी ये बीम क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। अब जरा मुझे आंसर करिए कि ये जो मैंने एफ फोर्स बनाया हुआ है, ये जो मैंने एफ फोर्स बनाया हुआ है, ये एफ फोर्स इस वाली सरफेस के ऊपर कैसा है, टेंजेंशियल है या फिर नॉर्मल है। अब आप खुद देखिए, सपोज करिए कि ये सरफेस हो गई जहां से कट रहा है, तो अगर मैं बल यहां लगा रहा हूं तो ये बल जो है वो इस सरफेस को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, कैसा है, टेंजेंशियल है। तो यहां पर देखिए ये बल जो है वो इस सरफेस के ऊपर, ये वाली जो सरफेस है जो मैंने यहां पर कट की है, जो कट करके अंदर से सरफेस आएगी उस पे ये वाला बल कैसा होगा, स्पर्शीय होगा, टेंजेंशियल होगा। और इसीलिए इस बल का नाम रखा गया है क्या, इस बल का नाम रखा गया है शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो यही आपका शियर फोर्स है। अब शियर फोर्स निकालेंगे कैसे, शियर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर या बीम के इस पोर्शन पे जितना बल लग रहा है उतना ही बल जो है वो दूसरे वाले सेक्शन पे लगेगा। ये बल जो है वो इस सतह पर कैसा है, टेंजेंशियल है, और बीम की सतह पर कैसा है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि शियर फोर्स में या शेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज ही इन्वॉल्व होंगे, हॉरिजेंटल फोर्सेज जो है वो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर मैं यहां पर कोई हॉरिजेंटल फोर्स लगा दूं तो ये जो है ये शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब हम इसको शियर फोर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करिए कि कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा है, तो अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा है किसी एंगल पर लगा हुआ है तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा और एक कंपोनेंट इधर भी होगा, मतलब एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो शियर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही शियर फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब यह है कि शियर फोर्स की डिफिनीशन में हमें सिंपल सिंपल क्या लिखना है, वर्टिकल फोर्स। जहां कहीं भी वर्ड आएगा फोर्स का तो हम उसके आगे जरूर लिखेंगे वर्टिकल फोर्स, क्योंकि शियर फोर्स में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही अपना योगदान करते हैं, शियर फोर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वर्टिकल फोर्सेज ही इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए इस तरफ कितने फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, और एक यहाँ की रिएक्शन होगी, और ये भी कैसी होगी, वर्टिकल होगी, ठीक है। इस तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, इस तरफ एक्चुअली थोड़े से ज्यादा फोर्सेज हो गए थे तो उनको कम कर देते हैं, ये हॉरिजेंटल वाला हटा रहे हैं। ये आपका F3 है। तो इस तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है RB, और एक ये F3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। और
चाहे आप सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लें, चाहे आप सेक्शन के राइट हैंड साइड में लें, दोनों तरफ जो शियर फोर्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए शियर फोर्स की कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए शियर फोर्स की कैलकुलेशन के लिए हम किसी भी सेक्शन के आइदर साइड के फोर्सेज को ही, आइदर साइड के ही फोर्सेज को ही कैलकुलेट करते हैं। अब आइदर साइड का मतलब हो गया या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। अब आपने अभी कहा कि लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, दोनों तरफ आप फोर्सेज कौन से लोगे, वर्टिकल फोर्सेज। कैसे फोर्सेज लोगे, वर्टिकल फोर्सेज। तो वर्टिकल फोर्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं इस सेक्शन के, ये जो सेक्शन मैंने यहां बनाया था एक्स एक्स सेक्शन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लूं या राइट हैंड साइड में लूं, बात बराबर है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं तो तीन फोर्स है, F1 F2 और RA, ये तीनों वर्टिकल फोर्स है। लेकिन दो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं और एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। क्लियर है ना, दो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं और एक फोर्स वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है इस सेक्शन पर, ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट पर अल्टीमेटली कौन सा फोर्स आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब है F1 प्लस F2 माइनस RA। ठीक है, लेफ्ट वाले पे जो फोर्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, F1 प्लस F2 माइनस RA। ये फोर्स आपका आ रहा है F1 प्लस F2 माइनस RA, ये डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है। लेफ्ट राइट वाले पोर्शन पे कौन सा फोर्स आ रहा है, अपवर्ड फोर्स आ रहा है। इसका मतलब RB बड़ा होगा और F3 क्या होगा, छोटा। तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया RB माइनस F3। और ये दोनों फोर्सेज कैसे होने चाहिए, ये दोनों फोर्सेज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अभी तो आपने बात की कि शियर फोर्सेज जो होंगे वो इक्वल, जब आप फोर्सेज लगाएंगे तभी क्या होगा, तभी कर्तन होगा, तभी बीम का फेल्योर होगा, तभी ये फोर्सेज जो है वो बीम की सतह पर टेंजेंशियली वर्क करेंगे। अब अल्टीमेटली हम यहां पर डिफिनीशन लिख सकते हैं। शियर फोर्स की डिफिनीशन क्या होती है, देखिए मैंने समझाया आपको, थोड़ा सा डिटेल में है, इतने डिटेल्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आखिर में शियर फोर्स है क्या। ठीक है, अब डिफिनीशन सुनिए। डिफिनीशन बीम्स के रिस्पेक्ट में शियर फोर्स की डिफिनीशन बहुत ही आसान है। इट इज द algebraic sum ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में फिर आप इसका मतलब समझिएगा। algebraic sum of all the vertical forces acting either side of the section। तो ये बात तो अभी तय हो गई थी कि ये जो फोर्स है वो लेफ्ट पोर्शन पे जितना लगेगा उतना ही राइट पोर्शन पे भी लगेगा। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहे आप सेक्शन के लेफ्ट हैंड पार्ट को लीजिए चाहे राइट हैंड पार्ट को लीजिए, दोनों ही इक्वल होंगे। और दोनों से हम लोगों ने यहां पर जो फोर्स निकाला और दोनों को क्या किया, इक्वेट किया। अगर इस इक्वेशन को एक स्टेप और आप सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, तो देखिए क्या आएगी, RA को हम इस तरफ ले जाते हैं और F3 को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहां से आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट इज इक्वल टू RA प्लस RB। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा होना भी चाहिए, जितने भी फोर्सेज ऊपर की तरफ लग रहे हैं और जितने भी फोर्सेज नीचे की तरफ लग रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दोनों फोर्सेज, दोनों तरफ के फोर्सेज क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो भी हमने ये लिखा है कैसा लिखा है, सही लिखा है। जो भी लिखा गया है वो सही लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप समझिए डेफिनेशन क्या है, आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के किसी भी एक तरफ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, लगने वाले सभी वर्टिकल फोर्सेज का, सभी वर्टिकल फोर्सेज का एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम का मतलब है कि अगर जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है और जो फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों का साइन तो एक नहीं लिया जा सकता। आप किसी तरफ के फोर्स को एक तरफ पॉजिटिव लेंगे और दूसरी तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जब दोनों को उनके साइन के साथ जोड़ेंगे तो ऐसे समेशन को कहा जाता है
एल्जेब्राइक सम, ऐसे समेशन को कहते हैं एल्जेब्राइक सम। तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग जो है वो कहलाता है कर्तन बल, उसे कहते हैं कर्तन बल। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस, अगर आपको शियर फोर्स जो है वो समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस। ओके, तो अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आपने शियर फोर्स पढ़ लिया है तो इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट अब आपके लिए आसान है। ठीक है, इसमें मुझे ज्यादा चीजें नहीं बतानी है। इट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट of all the vertical forces acting either side of the section। ये भी बात वही है। सपोज करो बेटा जी, हमें इसे मोड़ना है, बेंड करना है। हमें क्या करना है? इसे बेंड करना है। तो बेंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने दोनों थंब्स को नीचे लगाएंगे। अगर हमें नीचे की तरफ बेंड करना है तो हम दोनों थंब्स को नीचे लगाएंगे और दोनों तरफ से इक्वल मोमेंट देंगे। दोनों तरफ से क्या करेंगे? इक्वल मोमेंट देंगे। तो ये बीम कैसी हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। अगर आपको ऊपर की तरफ बेंड करना है तो आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से रखेंगे और अपने थंब से आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बेंडिंग मोमेंट भी जैसे शियर फोर्स है, आप सेक्शन के किसी भी एक तरफ ले सकते हैं, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी आप सेक्शन के किसी भी एक तरफ ले सकते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, क्योंकि दोनों तरफ का बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर एक तरफ का बेंडिंग मोमेंट कम होगा और एक तरफ का बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा तो ये बॉडी या बीम घूम जाएगी लेकिन बेंड नहीं होगी, है ना? ये क्या कर जाएगी? ऐसे करके घूम जाएगी लेकिन बेंड नहीं होगी। तो बेंडिंग के लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट और राइट हैंड साइड का मोमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। अगर इधर क्लॉकवाइज तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब करेंगे तो ये बीम क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर बलों के मोमेंट का एल्जेब्राइक सम। अब ये जो मोमेंट लेंगे वो किसके अबाउट लेंगे? यहां पर एक चीज आप यहां पर और ऐड करेंगे, वो है अबाउट द सेक्शन। अबाउट द सेक्शन, ठीक है, सेक्शन के अबाउट। ठीक है, तो सेक्शन के किसी भी एक तरफ, सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले सभी बलों के सेक्शन के अबाउट मोमेंट्स का अलजेब्राइक सम जो है वो आपको देता है बेंडिंग मोमेंट। जैसे पीछे वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो आप देखिए, सपोज करिए कि x2 जो है वो सेक्शन से f2 जो है वो सेक्शन से x2 दूरी पर लगा हुआ है और f1 जो है वो सेक्शन से x1 दूरी पर लगा हुआ है। तो मोमेंट क्या हो जाएगा? तो ये दोनों मोमेंट ये दोनों फोर्सेज जैसा मोमेंट यहां देंगे, आर ए का मोमेंट अपोजिट ही होगा। आर ए कैसा मोमेंट देगा? बताया था आपको। ऐसे रखेंगे, पेन को जहां पे पकड़ेंगे, जहां पे मोमेंट निकालना है, फोर्स को उस डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ये कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों कैसे जा रहे हैं? ये दोनों, सॉरी, ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है और ये दोनों कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो F1 और F2 कैसा है मोमेंट देंगे?
एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया F1 इंटू एक्स प्लस F2 इंटू एक्स माइनस RA इंटू एक्स। सॉरी, F1 जो है वो x1 दूरी पर है, F2 x2 दूरी पर है, और RA भी कितनी दूरी पर लग रहा है, x1 दूरी पर लग रहा है। तो ये आपका जो मोमेंट आएगा ना, मोमेंट का जो अलजेब्राइक सम होगा, यही आपको क्या देगा, यही आपको बेंडिंग मोमेंट देगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ऐसी डिटेल्ड जरूरत नहीं थी कि इस टॉपिक को बहुत खींचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए अल्टीमेटली कि बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसी भी सेक्शन के, सॉरी, सेक्शन के किसी भी एक तरफ, सेक्शन के किसी भी एक तरफ, सेक्शन के किसी भी एक तरफ लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल फोर्सेज, सभी ऊर्ध्वाधर बलों का सेक्शन के अबाउट मोमेंट का बीजगणितीय योग, मतलब एल्जेब्राइक सम, या फिर एल्जेब्राइक सम को हम कहते हैं सम विद द साइन, सम विद द साइन, मतलब चिन्ह के साथ जोड़, चिन्ह के साथ जोड़ अगर आपने किया है तो वही जोड़ जो है कहलाता है बीजगणितीय जोड़। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक बार आपने समझ लिया कि शियर फोर्स क्या होता है, और नेक्स्ट आपने समझ लिया कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग आइदर साइड ऑफ द सेक्शन अबाउट द सेक्शन। अबाउट द सेक्शन यहां अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और लिख देते हैं, ठीक है। Algebraic sum of moment of all the vertical forces about the section acting either side of the section। ठीक है, यहां पे ठीक लग रहा है एक बार, ठीक है, तो उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत हो गई थी, उसको सही कर लिया हम लोगों ने। तो सेक्शन से, सेक्शन के अबाउट जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, किसी भी एक तरफ आप वर्टिकल फोर्सेस को ले लीजिए और उनका सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेके और उसका बीजगणितीय योग कर दीजिए, उनका चिन्ह के साथ में योग कर दीजिए। जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उन्हें अगर आप प्लस साइन दे रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव साइन देना होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव साइन दे रहे हैं तो क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव साइन देना होगा। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में एक साइन कन्वेंशन है, उस साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन जो है वो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती है और जरूरी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर मानते हैं, अगर ये क्वाड्रेंट है तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये मानते हैं, पॉजिटिव वाई ये मानते हैं, निगेटिव वाई ये मानते हैं, निगेटिव एक्स ये मानते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप पॉजिटिव एक्स इसे मान सकते हैं और इसे निगेटिव मान सकते हैं, इसे निगेटिव वाई मान सकते हैं और इसे पॉजिटिव वाई मान सकते हैं। ठीक है, बस होगा क्या, आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर आएगा वो दूसरों के आंसर से थोड़ा डिफर करेगा। ठीक है, आपका आंसर जो है तो दूसरों के आंसर से डिफर कर जाएगा, बस इतना ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसीलिए एक रूपता बनाए रखने के लिए कि सभी का आंसर एक जैसा है, क्लास में अगर सभी ने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हैं तो सभी का एक डायग्राम जो है वो एक जैसा आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कन्वेंशन का एक डंडा आपके पीछे लगा देते हैं। ठीक है, ताकि सबको क्या रखे, अलाइन, सबको कैसा रखा जाए, अलाइन रखा जाए, एक जैसा रखा जाए, सभी लोग अलाइन रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग कन्वेंशन वर्ड का यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। अदरवाइज कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये दिशा पॉजिटिव है और ये दिशा निगेटिव है, लेकिन अगर एक दिशा पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट दिशा निश्चित तौर पर निगेटिव ही होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ही दिशाएं कैसी हैं, पॉजिटिव है। मतलब अगर आपको ऊपर पॉजिटिव लगता है तो आप नीचे को पॉजिटिव नहीं कह सकते, फिर आप उसको निगेटिव कहिए, और अगर आपका मन नीचे वाले को पॉजिटिव कहने का है फिर दूसरे वाले को निगेटिव कहिए। तो बस यही है, कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हैं,
पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो क्लॉकवाइज निगेटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया है, निगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज फॉलो करके चल रहे हैं तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बट आपका आंसर उन सभी लोगों से डिफरेंट आएगा जो किसी न किसी तरह का साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप साइन कन्वेंशन का फॉलो करिए। ठीक है, मैं आपको सबसे कम साइन कन्वेंशन बताऊंगा, सबसे कम मतलब इस टॉपिक में तो खैर साइन कन्वेंशन मैं आपसे फॉलो करवाऊंगा, लेकिन बाकी जगहों पर मैं कभी भी आपके ऊपर किसी भी तरह का साइन कन्वेंशन नहीं थोपूंगा। ठीक है, उसमें आपको फ्रीडम दूंगा, लेकिन इस टॉपिक में साइन कन्वेंशन फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका जो आंसर आएगा वो बुक के आंसर से मैच करेगा। एग्जामिनर का भी माइंड सेट होता है, एग्जामिनर भी तो आखिरकार कभी ना कभी स्टूडेंट रहा है ना, जो कॉपी चेक करने वाला है आपकी, तो वो नहीं कभी स्टूडेंट रहा है, तो हो सकता है उसके दिमाग में कन्वेंशन फिट हो और आपने कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो वो हो सकता है आपके क्वेश्चन को गलत कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कन्वेंशन फॉलो कर लीजिए इसमें। चलिए कन्वेंशन के बारे में देखते हैं कैसा कन्वेंशन होता है। तो यहां पर दो कन्वेंशन हम लोग लेंगे, एक शियर फोर्स के लिए लेंगे और एक बेंडिंग मोमेंट के लिए लेंगे। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन देखिए कैसा है। ये आपकी बीम है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और इसको सिग्निफाई कर दिया कि ये बीम है। अब ये जो है ये आपका क्या हो गया, सेक्शन हो गया। मैंने यहां पर इसको बीम को कट कर दिया सेक्शन एक्स एक्स के द्वारा। तो जैसे ही मैं इसको सेक्शन के द्वारा कट करूंगा तो बीम के दो हिस्से हो जाएंगे, एक हो जाएगा लेफ्ट पार्ट और एक हो जाएगा राइट पार्ट। बीम हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट राइट हो जाएंगे, एक इधर एक्स के लेफ्ट में और एक एक्स एक्स के राइट में। ठीक है, लेफ्ट में अगर कोई अपवर्ड फोर्स लगा हुआ है, वर्टिकल फोर्स, तो वो कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। तो फिर डाउनवर्ड वाला कैसा किया जाएगा, निगेटिव। इसका उल्टा बिल्कुल इधर, डाउनवर्ड फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और अपवर्ड फोर्स कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका कन्वेंशन हो गया शियर फोर्स डायग्राम के लिए। तो इस कन्वेंशन को आप बना लीजिएगा। ठीक है, जब कभी भी देखिए मेरा सजेशन रहेगा, जब कभी भी आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम्स को करते हैं तो आप एक छोटा सा, मतलब इसको 10% स्केल पे ले लीजिए छोटा करके, और अपने जहां पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर बना लीजिए। ठीक है, इसको बनाने में सेकंड्स का टाइम लगेगा, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप बस एक बार बना लेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन। बिल्कुल वैसे ही, ये हमने बीम बना ली, ये हमने सेक्शन कर लिया एक्स एक्स, सेक्शन ने बीम को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक लेफ्ट और एक राइट। बेटा जी, लेफ्ट हो या राइट हो, वर्टिकल जो फोर्सेज होंगे वो हमेशा कैसा बेंडिंग मोमेंट देंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे। और डाउनवर्ड वाले फोर्सेज कैसा देंगे, डाउनवर्ड वाले फोर्सेज चाहे लेफ्ट में लगे हों और चाहे राइट में लगे हों, ये आपको निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट का। अब यहां पर बीम के ऊपर अगर कोई मोमेंट लगा हुआ है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई क्लॉकवाइज मोमेंट है, कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट लगा है, तो ये देगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और राइट हैंड साइड में अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा हुआ है तो ये देगा आपको पॉजिटिव। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव देगा तो क्लॉकवाइज अगर राइट हैंड साइड में लगा होगा तो कैसा देगा, निगेटिव। इसी तरीके से क्लॉकवाइज मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लगा है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो वो कैसा बेंडिंग मोमेंट देगा, निगेटिव। तो ये दोनों ही डायग्राम्स जो है वो आपको अपनी कॉपी पे बनाने हैं साइन कन्वेंशन के साथ में, और आपको हमेशा ये दोनों डायग्राम्स इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में आप इस साइन कन्वेंशन को छोटा सा बना जरूर लें। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी के, राइट हैंड साइड में, ऊपर नीचे जहां भी मर्जी हो आप बना लीजिए, बस खाली आपको दिखता रहे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी चीज नहीं थी। यहां देखें, शियर फोर्स डायग्राम के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं तो किस तरीके से लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव,
राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में लेफ्ट और राइट में ऊपर वाले कैसे होंगे पॉजिटिव और नीचे वाले कैसे होंगे नेगेटिव। लेफ्ट में क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा और राइट में एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन। हम लोगों ने शियर फोर्स को समझा कि शियर फोर्स क्या होता है, किस तरीके से बीम को शियरिंग की जाती है, या शियरिंग में कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने समझा कि शियरिंग में बीम के ऊपर लगने वाले सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ही इन्वॉल्व होते हैं। वर्टिकल फोर्सेज में एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड लगा हुआ है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो शियरिंग में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट या हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो शियरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। शियर फोर्स की डिफिनीशन को समझा, बेंडिंग मोमेंट की डिफिनीशन को समझा, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए हमने साइन कन्वेंशन के बारे में भी समझा, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक नॉलेज, ये थी एक बेसिक नॉलेज। हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आपको कराएंगे वो दो मेथड से कराएंगे। एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है जो डिटेल्ड मेथड है, ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, लेकिन सबसे सटीक होता है ना, है मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा आपसे ज्यादा लिखवाएगा कॉपी के ऊपर, है ना, लेकिन सबसे सटीक होता है। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड जो मुझे पसंद है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड होगा तो हम लोग दोनों ही मेथड से करेंगे। कुछ शुरुआत की जो 2-3-4 केसेज हम लोग लेंगे वो दोनों मेथड से करेंगे, उसके बाद में फिर मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स करूंगा वो शॉर्टकट मेथड से करूंगा और आपको दे दूंगा कि आप उसे फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब लेंदी मेथड से करिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही लूंगा। कल की क्लास में मैं कैंटिलीवर बीम से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम से इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालनी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर बीम से, उसके शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाएंगे। उसके बाद फिर सिंपली सपोर्टेड बीम को लेंगे और उसके बाद ओवरहैंगिंग बीम को लेंगे, क्योंकि बाकी दोनों बीम्स जो हैं वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होती हैं। यही तीनों बीम्स स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती हैं। क्या होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट और स्टैटिकली डिटर्मिनेट? पिछले लेक्चर में जाइए, पढ़िए और समझिए कि कौन कौन सी बीम होती हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट और कौन कौन सी बीम्स होती हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कैंटिलीवर बीम्स के शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। गुड नाइट, टेक केयर।